नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने संन्यास व्रत का पालन करते हुए देश के सबसे बड़े सूबे को ऐसा शासन मॉडल दिया कि आज पूरी दुनिया में उसकी मिसाल दी जा रही है। भारत माता की गर्मी जो अभी दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी उसके बाद। अगर कब्जा करेगा तो कोई नजर नहीं तैयार बैठा है। ये जो माफिया सुबह लहराते थे, आज वीर की अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज होने का नया सियासी प्रतिमान स्थापित करने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। जी हां, योगी के सीएम बनने से पहले भगवा वस्त्र को सियासी गलियारों में अमूमन अछूत माना जाता था, लेकिन इस सन्यासी ने उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के बाद कानून का ऐसा राज कायम किया कि आम लोग राहत की सांस लेने लगे और माफिया अपराधी दंड विधान से डरकर पनाह मांगने लगे। आज देख रहे होंगे, दंगा करने वाले भूल ही गए दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। इतिहास का मिजाज बड़ा विचित्र होता है। खुद को दोहराना इतिहास की फितरत रही है। कभी 150 साल के अंतराल में तो कभी खुद को दोहराने में इतिहास को हजारों साल भी लग जाते हैं। बेशक इतिहास की इस करवट को वही समझ पाता है जिसने सूक्ष्म दृष्टि से इसका गहन अनुशीलन किया हो। 350 ईसा पूर्व से 275 ईसा पूर्व के बीच हिंदुस्तान की धरती पर इतिहास ने बहुत बड़ी करवट ली थी। तब चाणक्य नाम के एक आत्मबली साधक ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए आतताई, अभिमानी लेकिन अत्यंत बलशाली धनानंद की राज्य सत्ता को उखाड़कर मगध के विशाल राज्य में अपनी विजय का पताका लहरा दिया था। एक दिवस यही शिकायत तेरे खून की काल सरपड़ी होगी धनानंद। तुम जैसे दुष्टों ने भारत को पराक्रांत कर रखा है, मैं तुम जैसे दुष्टों को पराक्रांत करूंगा। एक साधक के हाथ में मगध जैसे बड़े साम्राज्य की सत्ता की कुंजी आने के ऐतिहासिक घटनाक्रम के करीब 2300 साल बाद 19 मार्च 2017 को भगवा वेशधारी एक सन्यासी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर संभाली थी। हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहली बार था जब भगवा वस्त्रधारी एक सन्यासी ने एक पूरे प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में ली थी। एक सन्यासी हूं। तब सियासी गलियारे में सवाल उठे कि घंटा बजाने वाला मठ का पुजारी शासन की बारीकियों को क्या समझेगा। लेकिन कुछ ही वक्त बाद देश ही नहीं पूरी दुनिया को यह पैगाम मिल गया कि हिंदुस्तान की पावन धरती पर पैदा होने वाले सन्यासी वेद, पुराण, उपनिषद जैसे तात्विक ग्रंथों की रचना तो कर ही सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सत्ता की बागडोर संभालकर सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था का मॉडल भी पेश कर सकते हैं। साल 2017 में योगी ने जब सीएम पद की शपथ ली तो यूपी में माफियाओं की तूती बोलती थी। सूबे में संगठित अपराध का बोलबाला लंबे समय से था। अपराधियों के बेखौफ काफिले निकलते थे। लेकिन शपथ लेने के बाद जब इस सन्यासी ने अपने शासन का ट्रेलर दिखाना शुरू किया तो अपराधी गले में त्राहिमाम की तख्ती लटकाकर सरेंडर करने के लिए थाने पहुंचने लगे। देख रहे ना, ये माफिया अपराधी जब पहले चलते थे इनके काफिले निकलते थे, बाकी अन्य लोगों का आना जाना बंद हो जाता था। और अब इनके गले में तख्ती लटकी है। कहते हैं हुजूर एक बार केवल जान बख्श दो, थैली लगा करके आजीविका चला लेंगा। दरअसल भगवा बाबा ने जो कहा उसे करके दिखा दिया। इसीलिए बड़े से बड़ा माफिया इस भगवाधारी सन्यासी की चेतावनी को गंभीरता से लेने लगा।
इसी यूपी के इलाहाबाद में 25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल को 5 किलोमीटर तक दौड़ाकर गोलियों से छलनी किया जाता रहा और सन्यासी सीएम का टेरर ऐसा कि उसी इलाहाबाद में राजू पाल की हत्या का मुख्य आरोपी अतीक अहमद रहम की भीख मांगता नजर आया। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए, तो आपको डर पूर्वांचल के शहरों में जो मुख्तार अंसारी अपने हथियार बंद गैंग के साथ कभी खुली जीप में हथियार लहराते हुए बेखौफ घूमता था, योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद उसे उसी उत्तर प्रदेश में आने से डर लगने लगा। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर साल 2021 में यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया गया तो मूवमेंट के लिए उसे व्हील चेयर की जरूरत महसूस होने लगी। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन, शोहदेबाजी और जमीनों पर अवैध कब्जा जैसे अपराध को अंजाम देने वाले बाबा के बुलडोजर के खौफ से थर थर कांपने लगे। अब जमीन कब्जा नहीं कर पाएंगे लोग। पहले बोलते थे ना, जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट, उस पे कब्जा करते थे जबरदस्ती, सपा का बोर्ड लगा के कब्जा कर लेते थे। अब भी कब्जा कर पाएंगे क्या? अब कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मालूम है कि पीछे से बुलडोजर की दृष्टि भी पड़ रही है, पड़ती है। वो बहुत ठोस, एकदम सटीक निशाना लगाता है और जब चलता है ना तो ऐसे चलता है कि बड़े बड़े माफिया की पैंटें गीली हो जाती हैं। सन्यासी के सीएम बनने के कुछ ही वक्त बाद शासन का बुलडोजर मॉडल इतना हिट हुआ कि दूसरे राज्यों में भी इसकी सफल आजमाइश शुरू हो गई। यही नहीं, 19 दिसंबर 2019 को सीएए और एनआरसी के खिलाफ हिंसक आंदोलन के दौरान जब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तब योगी आदित्यनाथ ने दंगा रोकने का एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया। वो ये था कि जो तोड़फोड़ करेगा नुकसान की भरपाई उसे ही करनी होगी। लखनऊ में तब सरेआम तोड़फोड़ करने वालों के पोस्टर रकम राशि के साथ चस्पा कर दिए गए। योगी का रिकवरी मॉडल इतना कारगर साबित हुआ कि इस घटना के करीब 4.5 साल बाद तक यूपी में दोबारा उस तरह की हिंसा की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया है। पर ऐसा नहीं है कि सन्यासी के शासन का मॉडल अपराधियों की नकेल कसने तक ही सीमित है। योगी के करीब 7 साल के शासनकाल में यूपी का जीडीपी डबल से भी ज्यादा हो चुका है। जीडीपी के मामले में तमिलनाडु को पछाड़कर यूपी दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, लोगों का पर कैपिटा इनकम भी महज 7 साल में 2 गुने से भी ज्यादा हो चुका है। जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक बार संसद में योगी आदित्यनाथ की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था कि साधु बाबा, आपका काम है मंदिर में घंटा बजाना। आपका काम है मंदिर में घंटा, आपका काम है मंदिर में। लालू जी, वक्त का खेल देखिए, साधु बाबा मंदिर में घंटा भी बजा रहे हैं और शासन का योगी मॉडल भी पेश कर रहे हैं। योगी जब छात्र थे और उत्तराखंड के गढ़वाल की हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान उनके साथ एक अजीब वाकया पेश आया। हुआ ये कि जिस कमरे में वो रहते थे उसमें चोरी हो गई, जिसमें दूसरी चीजों के साथ उनके एकेडमिक कागजात भी चले गए। लेकिन ऐसा लगता है कि उस चोरी का अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से कोई गहरा कनेक्शन है, क्योंकि अगर वो चोरी ना होती तो योगी शायद
उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बन पाते। किसी खास लक्ष्य का निर्धारण कर उसकी रणनीति तैयार करना इंसान की बुनियादी फितरत है, लेकिन अनंत ब्रह्मांड की अप्रमेय गहराई के नेपथ्य में मौन साधे बैठा विधाता इंसान के रणनीति बनाने से काफी पहले अपनी योजना के मुताबिक एक छोटी सी चाल चल चुका होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि विध्वंस के 492 साल बाद अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भव्य दिव्य मंदिर में अपनी अलौकिक विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के लिए स्वयं आनंद घन भगवान राम ने साल 1992 में उत्तराखंड के गढ़वाल में एक अनोखी चाल चली थी, तो शायद आपको यकीन न हो। बात उन दिनों की है जब आज के योगी आदित्यनाथ और तब के अजय सिंह बिष्ट कोटद्वार के डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिमालयन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र थे और ग्रेजुएशन के दौरान छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन एबीवीपी से जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय चुनाव लड़े और हार गए। लेकिन चुनाव के चक्कर में उनकी कुछ छात्रों से दुश्मनी हो गई। उसी दौरान एक रात उनके कमरे में चोरी हो गई। चोरी में और सामानों के साथ एमएससी में दाखिले के लिए रखे कुछ जरूरी कागजात भी चोरी हो गए। कागजात चोरी होने के बाद अजय सिंह बिष्ट इतने उद्विग्न हो गए कि मदद के लिए गोरखनाथ मंदिर के तत्कालीन पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के पास चले आए, जो दरअसल उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट के ममेरे भाई थे। अजय सिंह बिष्ट तो महंत अवैधनाथ से मदद की आस में गोरखपुर आए थे, लेकिन महंत अवैधनाथ को अजय में अपराजेय योगी की अंदरूनी झलक दिख गई और यहीं से पड़ गई अयोध्या की जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण की अदृश्य नींव। 1992 में पहली मुलाकात के दौरान महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट से अपनी अलौकिक अनुभूति का जिक्र नहीं किया, लेकिन 1993 में बीमार होकर जब वे दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए तो अजय सिंह उनसे मिलने एम्स गए। तब बीमार महंत अवैधनाथ ने मन के भीतर 1992 में पहुंच चुकी ईश्वरीय योजना का खुलासा करते हुए अजय सिंह बिष्ट को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सरगोशी कर दी, लेकिन साथ ही घर वालों की अनुमति की शर्त भी रख दी। अवैधनाथ से उनका संपर्क हो गया था दिल्ली में, जिसमें एमपी थे अवैधनाथ जी। अवैधनाथ एमपी थे तो वहाँ उनके साथ संपर्क हुआ। उन्होंने उनसे कहा कि बेटा तुम मेरा उत्तराधिकारी बन जाओ। अब उन्होंने हामी भर दी। उन्होंने कहा घर पूछ के आओ। घर में आए। 1993 में चुनाव थे ना, इस वक्त विधानसभा के चुनाव थे शायद, तो उस वक्त तो प्रचार में लगे रहे पहले। फिर प्रचार के बाद अपनी माँ को पूछा तो माँ ने कहा चले जाओ। घर वालों से आज्ञा लेने के बाद 1994 में अजय सिंह बिष्ट दोबारा गोरखपुर आए। वसंत पंचमी के परम पावन शुभ मुहूर्त पर 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को विधिवत नाथ पंथ की दीक्षा दी और संन्यास व्रत के संकल्प के साथ उन्हें नया नाम दिया, योगी आदित्यनाथ। तब महंत अवैधनाथ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के साथ ही गोरखपुर के सांसद भी थे। महंत अवैधनाथ राम मंदिर आंदोलन की बेहद अहम कड़ी थे, लेकिन अपनी ढलती उम्र और देश के राजनीतिक हालात को देखते हुए उन्हें एहसास हो गया था कि उनके जीवन काल में अयोध्या का लौकिक उद्धार मुमकिन नहीं है। लिहाजा साल 1998 में उन्होंने अपने आध्यात्मिक शिष्य को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बना दिया। साल 1998 में योगी आदित्यनाथ ने उसी गोरखपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और महज 26 साल की उम्र में 26,000 वोटों से जीतकर 12वीं लोकसभा का सबसे युवा सांसद होने का गौरव हासिल किया। सनातन के सच्चे साधक योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में तब संस्कृत में शपथ ली थी। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। योगी उसके बाद गोरखपुर से चुनकर लगातार 5 बार संसद पहुंचे और हर बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता चला गया। आखिरी बार 2014 में उन्होंने रिकॉर्ड 3,12,783 वोटों से जीत हासिल की। लेकिन आसमानी योजना में योगी की मंजिल संसद नहीं बल्कि यूपी विधानसभा थी।
साल 1917 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 312 सीटों के साथ ऐतिहासिक बहुमत मिला तो पार्टी ने मनोज सिन्हा को शपथ ग्रहण की तैयारी करने का निर्देश दे दिया। तब किसी को इस बात का गुमान नहीं था कि इस प्रचंड बहुमत के पीछे का पारलौकिक उद्देश्य योगी का राज तिलक है और इसकी पटकथा मार्च 2016 में ही लिखी जा चुकी थी। दरअसल मार्च 2016 में गोरखनाथ मंदिर में भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रवादी हिंदूवादी संगठनों के साथ आरएसएस के बड़े नेताओं ने शिरकत की। इसी बैठक में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। उस वक्त संतों ने कहा था, हम 1992 में एक हुए तो ढांचा तोड़ दिया, अब केंद्र में अपनी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते हुए राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। 1992 में अजय सिंह बिष्ट के दस्तावेजों की चोरी का असली खेल तब जाकर अपने चरम परिणति पर पहुंचा, जब 19 मार्च 2017 को इस भगवाधारी सन्यासी ने पहली बार यूपी के सीएम पद की शपथ ली। हालांकि योगी आदित्यनाथ के बतौर सीएम शपथ लेने से पहले योगी के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु महंत अवैधनाथ इस दैवीय संयोग से करीब 2.5 साल पहले 12 सितंबर 2014 को ही देह त्याग कर गोलोक गमन कर चुके थे। लेकिन उससे पहले योगी के हृदय पटल पर अयोध्या उद्धार की प्रेरणा अंकित कर गए थे। राम मंदिर का मामला तब देश की सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन था, लेकिन योगी ने सीएम बनते ही भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या को सजाना संवारना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने जिले का नाम फैजाबाद से बदलकर अयोध्या कर दिया। अयोध्या के उत्थान के लिए केंद्र के साथ मिलकर 30,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की। करीब 1463 करोड़ की लागत से अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया। 241 करोड़ की लागत से अयोध्या रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया। सूर्यवंशीय राजा राम के नगर को सोलर सिटी बनाकर 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। पतली सकरी सड़कों का अभिशाप झेलती अयोध्या में शानदार 4 लेन सड़कों का निर्माण किया गया। अयोध्या मीटर गेज से जुड़ा हुआ था, छोटी लाइन रेल की जाती थी, बाद में ब्रॉड गेज बनी, अब रेलवे की डबल लाइन से जुड़ चुका है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। और अयोध्या में सरयू जी में कुछ लोग गोली चलाते थे, आज सरयू जी में क्रूस चल रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता था? आज ये भी हो रहा है। इतना ही नहीं, 492 साल से दिवाली के मौके पर वीरान उदास रहने वाली भगवान राम की राजधानी योगी के सीएम बनने के बाद पहली ही दिवाली के शुभ मौके पर 1,71,000 दियों की अलौकिक झिलमिल रोशनी में नहा उठी। उसके बाद तो हर दिवाली में दीप शिखाओं की तादाद बढ़ती चली गई। आज अयोध्या कुछ इस कदर गुलजार है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को त्रेता युग के रामराज की अलौकिक छटा का एहसास होने लगता है। वक्त का खेल बहुत निराला होता है। जीवन में खेल में कब बाजी पलट जाए कोई नहीं कह सकता। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो प्रताड़ना की वजह से संसद में एक बार फूट फूट कर रोए थे, लेकिन बाजी पलटी और योगी को प्रताड़ित करने वाले उन्हीं से रहम की भीख मांगते नजर आए। गोरखपुर में स्थित जिस गोरक्षपीठ के योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर हैं, उसके परिसर की बाहरी दीवार पर एक शब्द अंकित है, हिंदू ध्यावे देहुरा, मुसलमान मसीत, जोगी ध्यावे परम पद, जहां देहुरा ना मसीत। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू देवों का ध्यान लगाता है, मुसलमान मस्जिद में जाकर इबादत करता है, लेकिन योगी ध्यान लगाकर परम पद यानी पर ब्रह्म का संधान करते हैं। उनके ध्यान में न देवालय है और न ही मस्जिद। ये हिंदुस्तान के योगियों की सच्चाई रही है। हालांकि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करने, रार ठानने में भी हिंदुस्तान के योगी कभी पीछे नहीं रहे। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर बनने के बाद योगी ने जब सत्य और न्याय के अग्निपथ पर आगे बढ़ना शुरू किया तो तुष्टीकरण की सियासत को तगड़ा आघात लगने लगा।
इसीलिए योगी को तरह तरह से परेशान किया जाने लगा। पूर्वांचल में सांप्रदायिक दंगों और माफियाओं की बढ़ती ताकत का विरोध करने के लिए योगी आदित्यनाथ 7 सितंबर 2008 को जब अपने काफिले के साथ आजमगढ़ जा रहे थे तो उन पर जानलेवा हमला हुआ। 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भड़की हिंसा में राजकुमार अग्रहरी नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और योगी जब उसकी शोक सभा में जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बगैर किसी चार्ज के उन्हें 11 दिन जेल में रखा गया। इस दौरान और उसके बाद भी पुलिस ने योगी और उनके समर्थकों को इतना प्रताड़ित किया कि 12 मार्च 2007 को योगी संसद में फूट फूट कर रो पड़े थे। सन्यासी की आंखों से जब पीड़ा के अश्क निकलते हैं तो आसमान का कलेजा फट जाता है। एक सन्यासी की आंखों से संसद में निकले आंसुओं की एक एक बूंद का ऐसा हिसाब हुआ कि महज 10 साल में सारी बाजी पलट गई। तब संसद में भावुकता के अतिरेक में सन्यासी के हाथ कांप रहे थे। आज यूपी के गुंडे और माफिया इसी सन्यासी के दंड विधान के डर से थर थर कांप रहे हैं। 12 मार्च 2007 को योगी ने कातर भाव से लोकसभा स्पीकर से पूछा था कि ये सदन मुझे इंसाफ दिला पाएगा या नहीं। आज यूपी के इंसाफ का सेंगोल उसी सन्यासी के हाथ में है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। देखिए, सज्जनों के प्रति सज्जनता, दुर्जनों के प्रति उतनी कठोरता भी होनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे व्यवस्था नहीं चल पाएगी। प्रभु राम ने यही संदेश दिया है, प्रभु कृष्ण ने यही संदेश दिया है। यूपी में बाबा का बुलडोजर हमेशा रेडी मोड में होता है। फसाद करके घर लौटने से पहले बाबा का बुलडोजर दंगाइयों के घर पहुंच जाता है। मार्च 2017 में सीएम बनने के बाद 31 दिसंबर 2023 तक के योगी एक्शन के आंकड़े बदलते उत्तर प्रदेश की हकीकत बयां कर देते हैं। 20 मार्च 2017 से 15 दिसंबर 2023 तक 194 अपराधी एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। इस दौरान 5,942 अपराधी जख्मी भी हुए। 25,000 के 16,014 इनामी अपराधी, 25 से 50,000 के 1,633 इनामी अपराधी और 50,000 से अधिक के 190 इनामी अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। 904 अभियुक्तों को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 12,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। यूपी की जनता तब और अब का फर्क शिद्दत से महसूस कर रही है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में 2/3 बहुमत के साथ लौटने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। जनहित में जमीन पर अगर काम होता है तो चुनाव जीतने के लिए जनता से अंड बंड वादे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। योगी ने इस सत्य को स्थापित करके दिखा दिया है। तो बंदे मेरे दम में आज आपने योगी आदित्यनाथ के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात हुई ऐसे ही और बेमिसाल और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।